नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज बिहार में नेता विरोधी दल, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बिहार की सड़कों पर निकल पड़े हैं। युवा क्रांति रथ पर सवार हुए हैं और आज निकलने के पहले उन्होंने कल शाम फेसबुक लाइव किया था। उन्होंने एक बड़ी बात कह दी जिसकी चर्चा हम लोग गाहे बेगाहे करते रहे हैं। इस चर्चा में कहीं ना कहीं दम भी दिखता है कि नीतीश कुमार बिहार विधानसभा को भंग करना चाहते हैं और विधानसभा का चुनाव भी जल्द कराना चाहते हैं। देखिए, कई कयास लगाए जाते हैं कि नीतीश कुमार लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव कराना चाहते थे, लेकिन ये संभव न हो पाया। फिर भी 2024 में ही बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। देखिए, तेजस्वी जब आज निकले युवा क्रांति रथ पर सवार होकर, तो सबसे पहले मुजफ्फरपुर पहुंचे। मुजफ्फरपुर का रिस्पांस बहुत सलामती वाला नहीं कह सकते हैं, मुजफ्फरपुर का मिजाज कुछ दूसरा है। लेकिन जब सीतामढ़ी पहुंचे तो भीड़ इतनी थी कि मंच ही टूट गया और तेजस्वी यादव को युवा क्रांति रथ पर सवार होकर युवा की बात उन्होंने कही और आज एक नई बात कह दी। तेजस्वी यादव ने कई बातें कही हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे कि हमारी पार्टी आरजेडी वह माई की पार्टी नहीं है, मुसलमान और यादव की पार्टी नहीं रह गई है। यह पार्टी बाप की पार्टी है। बी से बहुजन, ए से अगरा, दूसरे ए से आधी आबादी और पी से पुअर। मतलब उन्होंने आज अपनी पार्टी के नए स्वरूप को विश्लेषित किया है और यह भी कहा है कि देखिए, बिहार में मेरी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से है। नीतीश कुमार कहां लड़ाई में रहने वाले हैं? वे तो थके हुए मुख्यमंत्री हैं और इस बात की गारंटी मोदी भी नहीं दे सकते हैं कि नीतीश कुमार फिर से पलटी नहीं मारेंगे। और देखिए, अपनी भाषा पर संयम बरकरार रखते हुए तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार मेरे लिए आदरणीय थे, आदरणीय हैं और आदरणीय रहेंगे। तो चुनावी रथ पर सवार होकर तेजस्वी यादव निकल पड़े हैं जनता के बीच। हम लोग भी कह रहे थे कि अब जनता के बीच ही उन्हें जाना चाहिए और रिस्पांस मिलना भी प्रारंभ हो गया है। भीड़ दिख रही है, तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ रही है। जी जी। देखिए, ये अब हम लोग कह सकते हैं कि जब हम लोगों ने चर्चा की थी उस समय से हम लोग कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त है। थोड़ी देर हुई है, लेकिन शुरू हो गई। जब वो यात्रा अपनी लेकर के निकल गए, जनता के बीच चले गए, तो ये अच्छी बात है। वो अभी हम लोग माने तो ये लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए उनकी यात्रा है और अपनी बात कहने के लिए भी यात्रा है, जो उनको कहना था। और हम लोगों ने जब चर्चा की थी वो तुरंत की बात थी जब वो सरकार से अलग हुए थे। तो वो एक समय था जब उनको जाना था। उस बिल्कुल। समय एक विक्टिम की तरह थे, वो पीड़ित की तरह थे। उनसे जो है सरकार छीनी गई थी, उनको सरकार से बाहर किया गया था। तो उस समय नहीं गए, अब गए, अच्छी बात है। आपने 3-4 बातें कही इसमें, और जो भाषण हमने भी सुने, जो उनके जो यात्रा में वो भाषण कर रहे हैं, उसके कई चीजें उससे निकल रही हैं जी जिन पर चर्चा करने की जरूरत है। सबसे पहले इसी से माई बाप से ही शुरुआत करें। जी। तो वो, या हम्म। हमने सबने सबने सुना है कि बिहार में भी और दूसरी जगह भी जो पॉलिटिशियन होते हैं वो मतदाताओं को माई बाप बताते हैं कि मतदाता माई बाप। और आज भी हमने बिल्कुल। सुना कि हर जगह तेजस्वी यादव मेरे मालिकों कह के संबोधित कर रहे थे मतदाताओं को, कि मेरे मालिकों। जी। तो मतदाता मालिक होता है लोकतंत्र में, तो हम्म। वो मालिक होता ही है। लेकिन एक माई बाप का उन्होंने अच्छा जुमला बनाया है। वो जो भी उनकी टीम है, उस टीम ने माई बाप का एक जुमला बनाया। माई तो है ही उनके साथ मुस्लिम यादव, अब उसमें बाप भी जोड़ा जी है। वो बार बार ये भी कहते हैं कि मेरे माई बाप दोनों मुख्यमंत्री थे। तो वो दो मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं। जी आज भी उन्होंने कहा कि हम दो मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं। तो एक उनकी माई है, एक बाप है। और ये एक, अगर हम वर्ड प्ले करें, एक वो जी। निश्चित रूप से ये जिसने भी ये गढ़ा है उसके दिमाग में ये बात होगी कि माई बाप, इनके चूंकि माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं, दोनों एक बड़े राजनीतिक समूह को, जी। मतदाता समूह को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे उन्होंने बाप में जो आधी आबादी कहा, उसका रिप्रेजेंटेशन उनकी माँ कर रही है, मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी। तो माई बिल्कुल। और बाप का एक उन्होंने अच्छा समीकरण एक बनाया है कि मुस्लिम यादव हैं, उसके अलावा बहुजन है, जो आज तक बहुजन एसोसिएट करता था बहुजन समाज पार्टी के साथ। फिर अगड़े हैं, फिर जी। उसमें आधी आबादी और पुअर हो गए, आधी गरीब हो आबादी गए। है।
तो लगभग सब सब आ जी। गया, सारी पूरी आबादी आ गई, जिसको ए टू जेड पहले कहा था उन्होंने कि हुँ, ए टू जेड की पॉलिटिक्स करते हैं। तो ए टू जेड में ये सब आ गए, गरीब भी आ गए, अगड़े भी आ गए, सब बहुजन भी आ गए, पिछड़ी जातियां भी आ गई, आधी आबादी भी आ गए, अल्पसंख्यक भी आ गए, इनके माई बाप का जो समीकरण है उसमें सब आ गए। तो ये बहुत अच्छी बात जी है कि बिल्कुल। आपने एक जुमला गढ़ा, नारा एक माई बाप का बनाया। आज जो भाषण उन्होंने हुए, अब दूसरी बात जो आपने कही, नीतीश कुमार को निशाना बनाया उन्होंने और कहा कि असली लड़ाई बीजेपी से है। वो समझ रहे हैं, और ये बात काफी हद जी, तक ठीक भी है कि नीतीश कुमार को अटैक करके आप कुछ नहीं हासिल कर सकते हैं बिहार में। नीतीश कुमार को अटैक करने का आपके हुँ, मतलब कोई ऐसी चीज भी नहीं है जिसके लिए आप नीतीश कुमार को अटैक करें। बीजेपी को अटैक करने की एक ग्रैंड थीम हो सकती है, जो आपके मतदाता समूह जो है, अभी आपने जो बाप जोड़ा वो अलग चीज है, लेकिन आपके माई समीकरण से फिट होता है कि आप बीजेपी को अटैक करें, बीजेपी के खिलाफ जाकर के लड़ें। फिर भी नीतीश कुमार के जी, प्रति आदर उन्होंने दिखाया। एक चीज हमने सुनी, जो एक लाइन हमने एक भाषण में उनका सुना, उन्होंने कहा कि मतदाताओं की पसंद को पैरों के तले रखते हैं नीतीश कुमार, जूते की नोक पर, पैर हाँ, की जूती से रखते हैं। पैर की जूती उन्होंने कहा, हाँ, जनादेश तो को ये पैर की जूती ये मानते हैं। ये बात एक इस बात से अभी आगे उनकी लंबी यात्रा है। उनको एक अगर ये समझ में आए तो ये जी, ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए हैं राजनीतिक मंच से। क्योंकि जनादेश बिल्कुल। जूती नहीं होती, हुँ, और नीतीश कुमार ने अगर जनादेश को जूती समझा, तो कब समझा? अगर वो बीजेपी के साथ जीते थे और वो आपके साथ आ गए, तभी तो आप कहेंगे कि जनादेश को जूती समझा। उनको जनादेश मिला था बीजेपी के साथ सरकार चलाने जी का, वो बिल्कुल। आपके साथ आ गए, तो उस समय आपको हुँ, इस बात का विरोध करना चाहिए था कि नहीं नहीं, आप ये जनादेश तो आपको बीजेपी के साथ सरकार चलाने का है, तो आप क्यों हमारे साथ आ रहे हैं, मत आइए। उस समय तो आपने सरकार बना ली उनसे, और जी, आप आज आप नीतीश कुमार पर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि वो हुँ, जनादेश को जूती समझते हैं। आपने भी तो ऐसे ही ट्रीट किया फिर 2022 में जब वो आपके पास आए। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। खैर, ये शुरुआत है, इस तरह की कई बातें होंगी, कुछ स्लिप ऑफ टंग होगा, कुछ गलतियां होंगी, कुछ अच्छी चीजें होंगी, लेकिन कॉन्टिन्यूटी असली चीज जरूरत है ज्ञानेश्वर जी, जी, निरंतरता की। अब वो जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया है, वो उसको कंटिन्यू रखना होगा, उनको लगातार सड़क पर रहना होगा, चाहे लोकसभा चुनाव का नतीजा कुछ भी आए, और विधानसभा का चुनाव चाहे जब हो, 24 में हो, 24 के अंत में जो दूसरा जी, साइकिल चुनाव का शुरू होगा, जब स्टेट्स के इलेक्शन है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र और हरियाणा और झारखंड के, तो उस सेकेंड साइकिल में हो या अगले साल समय पर हो, जब भी हो, तेजस्वी यादव को लगातार सड़क पर रहना होगा। ये इसलिए हम कह रहे हैं। अजीत जी, आपको इस बात की संभावना दिखती है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव जो है, वह भी 2024 में हो सकता है? क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव और बिहार के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में यह चर्चा रहती है कि नीतीश कुमार को यह गम बहुत सताता है कि मैं पार्टी नंबर 3 हो गया और इसका परिमार्जन वे चाहते हैं, संशोधन वे चाहते हैं और इसका रास्ता वे 2024 में ही निकालना चाहते हैं। इस बात की बिल्कुल, उम्मीद हम आपको लोग इस रहती है? बात पर चर्चा कर चुके हैं, हम लोगों ने तभी हम लोग लगातार इस बात की चर्चा जी, करते थे कि पहले तो नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ ही कोशिश की थी कि हम लोग लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव करा लेते हैं, जब उनके जी। साथ थे। तभी उन्होंने ये प्रस्ताव दिया था कि अभी हुँ, विधानसभा भंग कर देते हैं ताकि लोकसभा के साथ चुनाव हो जाए। आरजेडी तैयार नहीं हुई थी इस बात के लिए। फिर यही प्रस्ताव उन्होंने बीजेपी के पास रखा, जी, बीजेपी भी इसके लिए तैयार नहीं हुई। लेकिन ऐसी जानकारी है कि बीजेपी इस बात के लिए तैयार है कि लोकसभा के बाद कभी भी करा लीजिए विधानसभा चुनाव, उसमें दिक्कत नहीं है। बीजेपी बिल्कुल। लोकसभा के साथ नहीं हुँ, कराना चाहती थी विधानसभा का चुनाव। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो यह जी, है कि बीजेपी कभी भी ऐसे स्टेट का चुनाव लोकसभा के साथ नहीं चाहती है, जिस स्टेट में उसको उम्मीद हो लोकसभा की उसकी सीटें ज़्यादा हों। वो नहीं चाहती है कि उस स्टेट की हुँ, जो लोकल एंटी इनकम्बेंसी है या जो लोकल इश्यूज हैं, वो लोकसभा चुनाव के इश्यूज पर हावी हो जाए। इसीलिए वो चुनाव नहीं कराती है साथ में। देखिए, जी, ये बिल्कुल। दोधारी तलवार है एक साथ चुनाव कराने का। आपने लोकसभा के लिए एक नैरेटिव बनाया है, हुँ, लोकसभा के मुद्दे तय किए हैं। आप गए विधानसभा चुनाव में, तो विधानसभा के जो लोकल इश्यू हैं, वो हावी हो गए आपके यहाँ, तो लोकसभा में नुकसान भी हो सकता है आपको। तभी देखिए कि 2019 जी, में भी लोकसभा के साथ नहीं हुआ था महाराष्ट्र का चुनाव या हरियाणा का चुनाव, ये दोनों जगह बीजेपी की सरकार थी, नहीं कराया उसने साथ में चुनाव। उस समय तो झारखंड में भी बीजेपी की बिल्कुल। सरकार थी, सारे चुनाव हुँ, अलग-अलग हुए। तो बीजेपी का एक सिर्फ ये जी, रिजर्वेशन था कि लोकसभा के साथ मत कराइए, उसके बाद चाहे जब हो जाए चुनाव। तो ये हमको मान के हम लोग मान सकते हैं कि हुँ, चुनाव साल के अंत तक हो सकता है, लेकिन उसमें नीतीश कुमार ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि 2020 जैसा कोई खेला ना हो, कोई चिराग पासवान टाइप का खेला ना हो जो उनका हुँ। नुकसान कर दे, फिर से उनके खिलाफ खड़े होकर के और उनको फिर उसी हालत में ले आ दे, पुनर्मुसी को भव हो जाए, जहां वो हैं वहीं रह जाए। तो वो ये नहीं चाहते। और अब भी चिराग पासवान और पारस का मसला सलता नहीं तो है इस एनडीए में।
चिराग पासवान कह रहे हैं कि हाजीपुर हम लड़ रहे हैं, पशुपति पारस कह रहे हैं हाजीपुर हम लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं उन्हें मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है और वो कह रहे हैं उन्हें मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है। तो नहीं, वो उस विवाद विवाद को चलता अभी रहेगा तो नीतीश कुमार ये सुनिश्चित करेंगे कि वो दोनों बाहर रहें एनडीए से। ऐसा ना हो कि या कम से कम ऐसा हुँ, एक आदमी एनडीए में रहे जो घात ना करे पीछे से। असली चीज घात लगा करके हमला करने की हुँ, है, जो पीठ में वार करने की है, वो नहीं चाहेंगे इस बार नीतीश कुमार। अगर लड़ना है तो सामने से लड़िए, खुल के लड़िए आप। या तो फिर चिराग दूसरे जी, दूसरे अलायंस में रह करके लड़े। इस बार नीतीश कुमार वो घात खाने वाली गलती नहीं करेंगे जो पिछली बार हो गई थी, वो उनके साथ हो गई, अनजाने में हो गई। वो समझ नहीं पाए इस बात की का कितना बड़ा असर हो सकता है, वो उस समय समझ नहीं पाए थे और वो खता खा गए थे। इस बार वो नहीं होने देंगे वो। तो चुनाव वो चाह रहे हैं, ये सही जी, है कि वो 1 नंबर की पार्टी थे 2010 में, 2 नंबर की पार्टी बने 15 में, 3 नंबर की पार्टी हो गए 20 में। और अब कई लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं, उनकी ओबिचुरी लिख रहे हैं, उनका एपिटैफ वो जो वो लिखा जाता है, कब्र पर जो शिलालेख लगता है वो लिखा जाने लगा है उनका कि बस अब खत्म हो गए, वो अगली बार तो खत्म ही हो जाएंगे, अगली बार तो सिंगल डिजिट में नहीं आएंगे, 20 सीट पर आ जाएंगे। तो ये जो मृत्यु लेख लिखा जा रहा है, इसको भी वो चाहेंगे कि गलत साबित करें तमाम लोगों को। तो वो तब होगा जब जी, लोकसभा चुनाव हुँ, के माहौल में ही फिर से विधानसभा का चुनाव हो जाए। उसी 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 मोमेंटम में, हुँ, उसी माहौल में चुनाव हो जाए, तो ये कोई हैरानी नहीं होगी अगर 24 में ही विधानसभा का चुनाव हो जाए। और ये अच्छी बात है कि विपक्ष के नेता के नाते तेजस्वी यादव को ये समझ आ रहा है और उन्होंने अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। जी, तो हम अभी जो पीछे बात हो रही थी उसमें हमने हुँ, जो निरंतरता की बात कही ज्ञानेश्वर जी, वो इसलिए कही जी, क्योंकि राहुल गांधी भी इसी तरह के युवा हैं और बहुत खुल करके बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, मेहनती आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं। निरंतरता की कमी है। वो लगातार जो एकदम हुँ, कांस्टेंट जो पॉलिटिकल कैंपेन चलना चाहिए है, जो मूवमेंट चलना चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं। और दूसरी तरफ उनका मुकाबला जी, किससे है? बीजेपी से है, जिसका कैंपेन राउंड द क्लॉक चलता है। हुँ, 24 घंटे, सातों हुँ, दिन और 12 महीने। ये नहीं है कि आज चुनाव जीत गए तो अब आज से बिल्कुल, ही अगले चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। 5 साल पहले राउंड द क्लॉक उसकी चुनाव मशीनरी काम करती है। सारे नेता काम करते हैं। ये नहीं है कि जी, सिर्फ मशीनरी काम कर रही है, सारे हुँ, शीर्ष नेता काम करते हैं। तो यही मार खा जाते हैं राहुल गांधी की। एक बार उन्होंने 2022 में यात्रा की, 23 की जनवरी में यात्रा खत्म हो गई, उसके बाद 1 साल का गैप हो गया। 1 साल आपका कोई पॉलिटिकल कैंपेन, कोई उस तरह का अभियान नहीं चला जिससे लगे कि आप फील्ड में जी, हैं, मैदान में हैं और जंग लड़ रहे हैं। तो ये निरंतरता की ज़रूरत है तेजस्वी हुँ, यादव को। अभी उन्होंने जो जन विश्वास यात्रा शुरू की, युवा क्रांति रथ पर घूम रहे हैं। इसके बाद कोई और यात्रा प्लान करे, कोई और अभियान प्लान करे, कोई और कार्यक्रम प्लान करे, जिस तरह से बीजेपी करती है। हम ये नहीं, हम बीजेपी मत हो जाइए, एजेंडा हुँ, उसका मत अपनाइए। लेकिन विरोधी से भी सीखने की ज़रूरत जी, होती है ज्ञानेश्वर जी। उसके नेता बीजेपी के रात में प्रवास करते जी, हैं, गाँव में जाकर के, मंत्रियों का प्रवास होता है क्षेत्रों में जाकर के। तो इस तरह के अभी इससे सीखने की ज़रूरत है। इस तरह का कोई भी अभियान जो लगातार चलता रहे आगे के तमाम चुनाव तक। आज की तारीख में तेजस्वी यादव के सामने जो सबसे पहली ज़रूरत है, वो है एक कंटीन्यूअस पॉलिटिकल कैंपेन की, कंटीन्यूअस पॉलिटिकल मूवमेंट की। वो लगातार राजनीतिक अभियान चलाएँ, लगातार राजनीतिक कार्यक्रम करें। चाहे वो कार्यक्रम जिस तरह के हों, उनके परिवार में और लोग हैं, उनके साथ एक सबसे जी, बड़ी चीज़ क्या है जो नीतीश कुमार के साथ नहीं है और बीजेपी के साथ है, कि बीजेपी के पास कई नेता हैं। एक हुँ, शीर्ष नेता हो गए, लेकिन उसके अलावा नरेंद्र मोदी के अलावा अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, राजनाथ सिंह हैं और सब कहीं न कहीं कार्यक्रम में लगे रहते हैं। तेजस्वी यादव के अपने बिल्कुल, परिवार में नेता हैं, अगर किसी को उन्होंने नेता बनाया है, राज्यसभा भेजा है, तो उम्मीद तो हुँ, करनी चाहिए कि वो नेतागिरी करेगा। कि आप ये है कि आप अगर ये नहीं होना चाहिए कि परिवार में कॉम्पिटिशन भी होता है, भाइयों में भी सिबलिंग राइवलरी हम लोगों ने बहुत सुनी है कि भाई-बहनों में बहुत राइवलरी रहती है, बड़ी प्रतिद्वंदिता रहती है। ले वो है है भी, भी वो। लेकिन लालू ये होता फैमिली है में कि है भी। कई बार जब आप जी, अपोजिशन में होते हैं और अस्तित्व के लिए लड़ रहे होते हैं, तो फिर सब एक हो जाते हैं। और जब फिर आप कंफर्टेबल होते हैं, तो आप लड़ते जी, रहिए। जैसे आज आंध्र प्रदेश में हुँ, जगन मोहन रेड्डी और उनकी बहन वाईएस शर्मिला लड़ रहे हैं। लेकिन जब जगन जेल में थे तो शर्मिला सड़क पर हुँ, थी, उन्होंने 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा की थी भाई के लिए। तो अभी परिवार अगर एकजुट हो जाए तो जी, उनके पास लोग हैं। अभी लालू यादव भी घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, लोगों से मिलते-जुलते हैं। राबड़ी देवी भी कर सकती हैं, तेज प्रताप यादव कर सकते हैं, मीसा भारती कर सकती हैं, रोहिणी आचार्य कर सकती हैं। उनके रोहिणी परिवार आचार्य में कर इतने सकती लोग हैं। हैं, तो जो हमने कहा कि कंटीन्यूअस पॉलिटिकल कैंपेन एक आदमी नहीं कर सकता है।
राउंड द क्लॉक काम एक आदमी नहीं कर हम्म, सकता है, लेकिन अगर आपके परिवार में ही इतने लोग हैं, दूसरे आपकी पार्टी का एक सेकंड लाइन की जो लीडरशिप है वो है जब आपके सामने, और अभी भी आरजेडी वो पार्टी है जिसके पास मास लीडर है, जनता में पकड़ वाले नेता है, उनको आप भेज सकते हैं क्षेत्र में, उनका इस्तेमाल हाँ, आप कर सकते हैं। तो ये पूरी मशीनरी, ये सब कुछ अपने ऊपर फोकस करने के की चीज नहीं सीखनी चाहिए, नहीं करना चाहिए तेजस्वी यादव को। नरेंद्र मोदी जी, ने अपने ऊपर फोकस बनाया, प्रधानमंत्री बनने के बाद बनाया, और ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके पीछे हम्म, आरएसएस की ताकत है, जो आरएसएस की ताकत जिसके सामने दूसरी कोई पॉलिटिकल ताकत इस देश में नहीं है। तो वो ताकत काम करती है लगातार राउंड बिल्कुल, द क्लॉक। तो अभी जो यात्रा ये निकली, इस जी, यात्रा का जो पहला टेक अवे है, जो पहली चीज हमको समझ में आ रही है, वो ये है कि हम्म, फोकस्ड कैंपेन, बीजेपी से लड़ाई लड़नी है आपको। आपने 1.5 साल इधर और पहले 1.5 साल जब सरकार में रहे तो आपने क्या काम किया है, उस काम की उपलब्धियां बताना, इस सरकार के फेल्योर बताना, केंद्र सरकार की, बीजेपी की केंद्र की जो सरकार है उसके फेल्योर बताना, मुद्दों पर टिके रहना, पर्सनल अटैक में कहीं नहीं जाना, किसी के लिए भी कोई पर्सनल अटैक नहीं, मुद्दों पर रहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं, सरकार की 10 साल की तो एंटी इनकम्बेंसी है, भारत सरकार की, बीजेपी की सरकार की 10 साल की तो एंटी इनकम्बेंसी है, और स्टेट में भी जी, अभी सरकार है उसकी भी एंटी इनकम्बेंसी है। तो हम्म, इसको उभारना चाहिए है, अपना स्ट्रेंथ करना चाहिए है, अपने स्ट्रेंथ को देखिए। हम एक अभी इंटरव्यू देख रहे थे प्रशांत किशोर का, जो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में दिया था, उसमें उनसे पूछा था कि नीतीश कुमार से जी, आपने क्या सीखा है, नीतीश कुमार का क्या गुण जो है बहुत खास है। तो उन्होंने कहा कि हम्म, वो हमेशा अपने वीकनेस से प्ले करते हैं, कभी अपने स्ट्रेंथ से प्ले नहीं करते हैं। अच्छा, स्ट्रेंथ से प्ले इसलिए नहीं करते हैं हम्म, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई स्ट्रेंथ नहीं है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का। वीकनेस ये है कि वो वल्नरेबल हम्म, समूह को रिप्रेजेंट करते हैं। ये उनकी वीकनेस है कि ये जो सब आदमी कहता था कि वो 2% 2.5% कास्ट की को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2-2.5% के कास्ट वाला जो नेता होगा, उससे कोई थ्रेटन फील नहीं करेगा, उससे किसी को खतरा नहीं दिखाई देगा। समाज में या निजी तौर पर भी किसी को खतरा जी, नहीं दिखाई देगा, तो वहीं से प्ले करते हैं नीतीश कुमार। और आज तक उनके राज करने, आज इतने समय हम्म, तक राज करने का, अब ये अपनी वल्नरेबिलिटी नहीं है कोई अपनी तेजस्वी के पास, इनके पास स्ट्रेंथ है, इनके पास 32% वोट का स्ट्रेंथ है। तो वहां से प्ले करें, ये विकल्प के रूप में पेश करें कि भारतीय जनता पार्टी को हम हरा सकते हैं। और क्या, क्यों, किस लिए हरा सकते हैं, इसलिए नहीं हरा देंगे ठीक, खाली अगर इस लाइन बीजेपी हम्म, के फील्ड में जाके प्ले नहीं करना है कि वो सांप्रदायिक ताकत है और नफरत फैलाती है, हम्म, इसलिए हरा देंगे नहीं। वो फेल है, वो जनता के की आकांक्षाओं को पूरा करने में फेल है। महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, भ्रष्टाचार है, हम उसको हटा देंगे, और हमारे पास ये स्ट्रेंथ है, थोड़ी सी मदद मिले तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे। अपने स्ट्रेंथ से प्ले करना चाहिए है तेजस्वी यादव को, और ये मैसेज जनता तक पहुंचाना चाहिए है कि वो, उनका समय आ गया है, तेजस्वी यादव का समय आ गया जी। देखिए, अजीत जी, जब आज हाँ, समय आ गया है, तो वो जनता को बताना चाहिए। जब आज वो निकल रहे थे पटना से, तो उन्होंने माँ का आशीर्वाद लिया, पिता का आशीर्वाद लिया, और उन्होंने कहा भी कि देखिए, मैं जब बिहार घूमने के लिए निकल रहा हूँ, जनता के बीच जा रहा हूँ, जो मेरे मालिक हैं, तो मेरे साथ माँ की ममता है, पिता की क्षमता है, पत्नी की उत्तमता है, और लोक धन की प्रधानता है। तो उन्होंने ममता, क्षमता, उत्तमता और प्रधानता की बात की। इसके साथ यह भी कहा, जो आप कह रहे थे, 17 महीना बनाम 17 साल, मतलब वे रोजगार पर जा रहे हैं। वह ये भी बोले कि देखिए, मैं स्वास्थ्य विभाग में जो रिक्तियां हैं उसे भरना चाहता था, विधानसभा में उन्होंने कहा था, लेकिन उन रिक्तियों को भरने के लिए मंजूरी नहीं दी जा रही थी। नीतीश कुमार और उनके प्राधिकारी फाइल रोके हुए थे। तो रोजगार को तेजस्वी यादव मुद्दा बना रहे हैं, और फिर से कह रहे हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, मोदी गारंटी नहीं दे सकते हैं कि नीतीश कुमार फिर से पलटी नहीं मारेंगे। इसके भी राजनीतिक संकेत हैं बिल्कुल, अजीत ये जी। बात तो ठीक ही है, हम लोग इस पर डिस्कस किया है, जो लालू यादव ने जो संकेत किए थे कि हमारा दरवाजा खुला ही रहता है। तो जी, ये अच्छी बात है कि ये हम्म, राजनीति में दरवाजे खुले रखने चाहिए, राजनीति में कोई दरवाजा बंद नहीं होता है। और खास तौर से तब जब आपकी और नीतीश कुमार की, मतलब लालू यादव और नीतीश कुमार की विचारधारा में कोई फर्क नहीं है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ हम्म, रहते हुए भी कभी कट्टरपंथी सांप्रदायिक पॉलिटिक्स में नहीं गए हैं। वो हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं, तब भी उनके हम्म, मुसलमान उनके प्रति भरोसा रखता है, उनसे घबराता डरता नहीं है, उनको वोट भी करता है। तो जब समान विचारधारा है, जब दोनों जी, एक बैकग्राउंड से आए हैं, एक साधारण पृष्ठभूमि से आए हैं, पिछड़ी जाति के हैं, मंडल की राजनीति से निकले हैं, उस राजनीति से, भले नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों का करियर बहुत पहले शुरू हो गया था, लेकिन उनका जो प्रस्थान बिंदु है वो जी, 1989 है। जब जब से ये मंदिर हम्म, आंदोलन और मंडल के आंदोलन शुरू हुए, जब जनता दल की लहर आई,
1989 में, तभी से इन दोनों का राजनीति का उत्थान जी, का समय है। और ये संयोग नहीं है कि वही साल है तेजस्वी के जन्म का। उसी साल तेजस्वी यादव का जन्म हुआ है, उसी जी, 1989 में जब ये आंदोलन शुरू हो रहा था, उसी साल उनका जन्म हुआ है। तो वो बड़े हुए हैं हुँ, अपने पिता और अपने चाचा की राजनीति के साथ। मंडल कमीशन की राजनीति, सामाजिक न्याय की राजनीति, इसके साथ वो बड़े हुए हैं। और ये जो अभी जो जो चीजें उन्होंने कही, जिस तरह के विजुअल्स आए उनके अपने आशीर्वाद लेते हुए, अपनी जी, बेटी के साथ खेलते हुए, और ये बातें जो उन्होंने कही, माँ की ममता और पिता की क्षमता, ये सब बातें उन्होंने पिता की पत्नी क्षमता, की पत्नी उत्तमता की और क्षमता, लोक धर्म की जो बात उन्होंने कही, प्रधानता, लोक धर्म की प्रधानता। प्रधानता कही, तो ये सब का एक मैसेज होता है जनता को, इस छोटी-छोटी बातों का। और देखिए जी, जनता जो है ना, ये हमेशा जी, माना जाता है कि राजा को हमेशा गृहस्थ होना चाहिए। राजा अगर गृहस्थ होता है तो वो हुँ, जनता की समस्याओं को समझता है, प्रजा की समस्याओं को समझता है और उसको दूर करने के ईमानदारी से उपाय करता है। अगर जी, बेटी का बाप है तो उसको अंदाजा होगा कि बेटी जो है दूसरी तमाम बेटियों को कैसे जी, बचाया जाता है, उनको कैसे उनकी सुरक्षा की जाती है, कैसे उनको प्यार किया जाता है, कैसे उनका जीवन उत्तम बनाने की कोशिश की जाती है। ये एक उन्होंने ये हुँ, जिस अगर ये बाय डिजाइन हुआ है तब भी बहुत अच्छा है, अगर बाय डिजाइन नहीं है, नेचुरल हुआ है, तब भी बहुत अच्छा है कि वो एक परिवार वाले व्यक्ति की तरह दिखे, जी, परिवार वाले व्यक्ति की तरह अपने बच्चे को प्यार करके निकले अपने एक अभियान पर। तो इसका मैसेज निश्चित रूप से उन तमाम जो नई माएँ होंगी, जो महिलाएँ होंगी, जिनके छोटे बच्चे होंगे, जो अपने पति से अपने बच्चे के लिए इसी तरह का प्यार अपेक्षित होगा जिनको, उनको ये विजुअल्स बहुत अच्छे लगे होंगे, उनको तेजस्वी यादव भी बहुत अच्छे लगे होंगे। तो ये हम लोग जी, बिल्कुल। अजीत जी ले तो जी, हम लोग ये जी, एक्सपेक्ट करें कि अच्छे नीति लगे कि होंगे। तेजस्वी यादव ने वो सारी चीजें सीख ली है जो किसी न किसी तरह से उनके पिता में थी। इस तरह के दृश्य क्रिएट करना, ये दृश्य हुँ, जो होता है ना, दृश्य की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। हम लोग पत्रकारिता में पढ़ते रहे कि एक फोटो जी, 1000 शब्द के बराबर की बात कहती है। तो वो इतने दिनों के भाषणों में जो बातें हुँ, कहेंगे, वो आज उस विजुअल से वो कह चुके, अपने घर से रवाना होने के पहले वो एक बात कह चुके, जो बड़ी लोगों को छूने वाली बात है। तेजस्वी लालू यादव इसी तरह की जी, बातें करते थे, ऑप्टिक्स क्रिएट करते थे। गरीब बस्तियों में जा करके और हुँ, उन गरीब बच्चों के बाल कटवाना और टैंकर लगा के उनको स्नान कराना, इससे समस्या का समाधान नहीं था, लेकिन इससे ऑप्टिक्स क्रिएट होते थे। लोगों के बीच एक मैसेज जाता था। वो गाय चराने वालों, भैंस चराने वालों जब वो कहते थे तो उसे एक मैसेज जाता था। तो ये मैसेज जो होता है ना, ऑप्टिक्स क्रिएट करना, ये भी तेजस्वी यादव सीख गए हैं, या उनकी जी, टीम जो है वो अच्छे ऑप्टिक्स क्रिएट करा रही है। जी। तो अजीत जी लेकिन एक बात और उन्होंने कही, इस पर भी चर्चा की जानी चाहिए कि नीतीश कुमार के पास अब कोई विज़न नहीं बचा है और महागठबंधन की सरकार को खत्म करने का कोई रीज़न भी नहीं था। वे थके हुए टायर्ड सीएम है। यह बात उन्होंने सासाराम में भी कही थी राहुल गांधी के सामने। तो विजन और रीजन यह नया शब्द भी गढ़ा गया जो मिलता जुलता है और इसके मायने भी हैं कि जब विजन ही नहीं है, रीजन ही नहीं है और ये बार बार कह रहे हैं कि अब मेरी लड़ाई जेडीयू से नहीं होनी है। जेडीयू न 3 में न 13 में लड़ाई आमने सामने की होगी और लड़ाई बीजेपी से होगी। तो विजन और रीजन थके हुए नीतीश कुमार आज फिर देखिए बिहार विधानसभा में जब के पाठक का मसला था तो नीतीश कुमार जैसे बोल रहे थे लगा कि जुबान थोड़ी लड़खड़ा रही है। नहीं सुना क्या? जा आपने बताया क्यों नहीं? वो नहीं सुनता है। तो ये विजन और रीजन की बात आज तेजस्वी यादव ने की है, यह देखने बिल्कुल, को अब मिला ये है। हम लोगों की चर्चा का ये तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये होना चाहिए था, ऐसे भी चर्चा आती ही हम लोगों की, जी, कि विजन जो है वो हुँ, एक सबसे बड़ी चीज है राजनीति में सफल होने के लिए। तो नीतीश कुमार अब उनके पास, जी, जैसा कह रहे हैं तेजस्वी यादव, उनके पास कोई विजन नहीं है। हो सकता है कि नहीं हो, ये या हो सकता है हुँ, हो। हम लोग इस हुँ, स्टेटमेंट के मेरिट पर नहीं जाते हैं, गुण दोष पर नहीं जाते हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार ने अपनी जी, राजनीति शुरू की थी आरजेडी के खिलाफ, लालू यादव के खिलाफ, उस समय आरजेडी हुँ, नहीं जनता दल ही था, जब उसके हुँ, खिलाफ उन्होंने समता पार्टी बना करके राजनीति शुरू की थी, तब उनके पास एक विजन था, एक ग्रैंड विजन था। तो बिल्कुल। जब आप हुँ, शुरू करते हैं राजनीति, तब एक ग्रैंड विजन की जरूरत होती है, एक मेटा नैरेटिव जिसको कहते हैं, उसकी जरूरत होती है। लालू यादव ने भी जब शुरू किया था तो जी, उनके पास एक ग्रैंड विजन था, मेटा नैरेटिव था, और उसके साथ छोटे छोटे सब प्लॉट्स होते हुँ, हैं पॉलिटिक्स के, उसी विजन से रिलेटेड होते हैं। तो जो जो लालू यादव ने जब शुरू जी, किया तो क्या ग्रैंड विजन था उनका? सामाजिक न्याय। उनका ग्रैंड विजन था सामाजिक न्याय।
हुँ, और गरीबों के मसीहा थे, और उस ग्रैंड विजन के इर्द-गिर्द उन्होंने तमाम अपने जो पॉलिटिकल नैरेटिव्स हो सकते हैं वो बनाए, और छोटी-छोटी थीम्स, और वो चुनाव, जंगल राज का तुका वो था सारी और चीज़ें ये तमाम उसी का सारी बातें उसी का थी, सब लव कुश प्लॉट्स थी। जो समीकरण। ग्रैंड विजन था जी, उसका सब प्लॉट्स था। फिर जी, नीतीश कुमार आए, तो उन्होंने हुँ, एक ग्रैंड विजन गढ़ा, और वो ये था कि जंगल राज से मुक्ति दिलानी है, कि बिहार में जंगल राज है जंगल और राज इससे मुक्ति। मुक्ति हुँ, दिलानी है बिहार को, हुँ, और सुशासन ले आना है, जिसकी वजह से लालू यादव गरीबों के मसीहा कहलाए, और नीतीश कुमार सुशासन सुशासन बाबू कहलाए। तो ये सुशासन और जंगल जी, राज से मुक्ति, ग्रैंड नैरेटिव यही था, मेटा नैरेटिव जिसको बोलते हैं, ये था ग्रैंड विजन उनका। हुँ, इसके साथ दूसरी चीजें और अलाइन हुई धीरे धीरे, और 3 चुनावों के बाद जाकर के नीतीश कुमार को सफलता मिली। जब भारतीय जनता पार्टी सफल हुई 87 में, उसी 89 के चुनाव में, उस समय तक 2 एमपी की पार्टी थी, तो उसका ग्रैंड विजन था मंदिर अयोध्या आंदोलन, हुँ, उसका ग्रैंड विजन था। उसके पीछे बाकी सारी चीजें हुई, जी, आडवाणी की रथ यात्रा हुई और दूसरी तमाम चीजें हुई, शिला पूजन हुए और सब हुआ। जब नरेंद्र मोदी आए 2014 में, तो ग्रैंड विजन था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, और ईमानदार सरकार बनाना, महंगाई पर काबू करना, और गुजरात मॉडल जी, विकास ले आना। ये ग्रैंड विजन था कि गुजरात मॉडल विकास, हुँ, ये ग्रैंड विजन था उनका, उसी के इर्द-गिर्द बाकी सारी तमाम चीजें थी। अब हो सकता है कि नीतीश कुमार अपना विजन उनका खत्म हो गया हो, विजन वो लूज कर रहे हो, धीरे-धीरे विजन का लॉस हो रहा हो उनको, अब उम्र भी हो गई है उनकी, और इतना लंबा अरसा मुख्यमंत्री रहने के बाद कई बार ऐसा हो जाता है कि सब कुछ स्टैग्नेंट हो जाता है, सारी चीजें रुक जाती हैं, व्यक्ति यथास्थितिवादी हो। कहते भी हैं, जानते हैं ना कितना काम किए हैं, इतना काम किए हैं, यही बात उनके हाँ, भाषण में बार-बार दोहराया आप तो जानते ही हैं कौन-कौन काम नहीं किए हैं। आगे वही। क्या करेंगे तो इसकी बात ये हो कम सकता है करते कि हैं। उनका स्टैग्नेशन आ गया हो, अब वो यथास्थिति में हो, ये भी लग रहा हो कि हुँ, हमने अब इतना कर दिया, अब क्या करना हुँ, है, इसी को कंटिन्यू करें हम। वो जो उनके इस नैरेटिव का पार्ट है हुँ, वो, ये कि 2005 के पहले क्या था? कुछ नहीं था। जो था सो हम ही किए, 2005 के बाद आए हुँ, तो हम किए। ये अपने देश का एक दुर्भाग्य है कि नेता के पास जब कोई नया आइडिया नहीं होता है, नया विजन नहीं होता है, तब भी वो छोड़ता नहीं है पद। तब भी वो उसी पद पर रहता है। अभी हम लोगों ने जी देखा कि बिल्कुल। न्यूजीलैंड की, जबकि देखिए बिहार की सच्चाई ये है अजीत जी, आप भी हैं बिहार से, मैं भी बिहार से हूँ। बीएसपी बिजली, सड़क, पानी तो मिल चुका। अब इस बीएसपी से आगे जाना चाहता है बिहार और जिसके पास विज़न होगा, वही बिहार को आगे चला सकता है। इस बिल्कुल बीएसपी से बढ़ना आगे होगा, बढ़ना वो तो होगा। बहुत बेसिक चीज़ है, वो कब की जब ये नई सदी शुरू हुई थी, उसी समय ये हर जगह बीएसपी का नारा था, उसी समय ये हो जाना चाहिए था। हम लोगों के यहाँ काफ़ी हुँ, पीछे हैं, हुँ, लेकिन आप देखिए न्यूज़ीलैंड की प्रधानमंत्री ने ये कहते हुए प्रधानमंत्री का पद छोड़ा कि अब मेरे पास कुछ नया करने को नहीं है अपने देश के लोगों के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि जो नया आए वो किसी नए जी, विज़न के साथ आए और देश के लोगों के लिए काम करे। हम लोगों के यहाँ दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। आप अपना बिल्कुल। बेस्ट दे चुके, सबसे बेहतरीन दे हुँ, चुके, तब भी आदमी छोड़ता नहीं है। वो अपने अपने को रिपीट करता दिक्कत रहता क्या है। है अजीत जी ना, जो जिन लोगों ने दिक्कत क्या है ना, जिन लोगों ने खादी का कुर्ता पहना है ना, उन्होंने दुनिया में बदलाव को देखा ही नहीं कि लेनिन बिल्कुल, आ गया है। बिल्कुल, हुँ, वो खादी के कुर्ता में बिल्कुल, ही जी रहे बिल्कुल। होते हैं और यहाँ जो न्यू वोटर्स हैं जिसे नरेंद्र मोदी फोकस कर रहे हैं, आज युवा क्रांति रथ पर सवार होकर तेजस्वी यादव निकले, उनकी चाहत और उनकी हसरत कुछ बिल्कुल, ये और जो है। आकांक्षी जिन्हें अखबार से हाँ जी, जिन्हें अखबार से प्यार है, उन्हें नहीं डिजिटल पता है, क्रांति का तो पता ही जो नहीं एक चलता है। आकांक्षी वर्ग है ना, जो एस्पिरेशनल जी, क्लास है, यूथ है, और देखिए सारी चीज़ें बदलते रहने की ज़रूरत है। अभी कॉन्स्टेंटली इतनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, इतनी तेज़ी से लोगों की इच्छाएँ, चाहनाएँ बदल रही हैं, इतनी तेज़ी से सारी चीज़ें बदल रही हैं ना, उसमें आप पुराने ओल्ड स्कूल की चीज़ों को लेकर के बैठे रहेंगे तो फिर वो नहीं कुछ हो सकता, उससे किसी का भला नहीं होगा। तो ये विजन की जो बात हो रही थी ना, कि उसमें हो सकता है नीतीश कुमार का विजन अब ब्लर हो रहा हो, धुंधला उनका हो रहा हो विजन, लेकिन जी। सवाल है कि तेजस्वी यादव के पास क्या विजन है, उनका ग्रैंड विजन क्या है, उनका हुँ, मेटा नैरेटिव क्या है? अगर वो वो तो कह रहे हैं ना सिंचाई, कमाई, दवाई, पढ़ाई, लिखाई ये जो नारा लेकर आए थे वो 2020 में, उसी बात को वो आगे बढ़ा रहे हैं कि भाई हमने रोज़गार की बात की, सिंचाई, कमाई, पढ़ाई, दवाई, लिखाई, ये बात जो हाँ, उनका तो नारा इसमें है। एक ग्रैंड विजन बनाना होगा, एक जो क्या है कि ये भी बेसिक चीजें हैं, जैसे आपने कहा ना जी, बीएसपी की तरह, हुँ, ये भी बिजली सड़क बीएसपी। पानी की तरह बेसिक चीज है, शिक्षा स्वास्थ्य, ये भी जी, बेसिक चीज है। लेकिन उसके लिए हुँ, आप सरकार में जब आए तब ये कर सकते हैं। देखिए, अब हमने कितने लोगों जी, की जो मिसालें दी, उसमें केजरीवाल की मिसाल रह गई, अरविंद केजरीवाल की। वो अभी सारी चीज़ें फ़ोकस किए हुए हैं हुँ, स्कूल और अस्पताल पर, कि स्कूल बनवा रहे हैं, अस्पताल बनवा रहे हैं। जी, लेकिन जब वो चुनाव लड़ रहे थे 2013 में अपना पहला चुनाव, तब ये नहीं था उनका एजेंडा।
तब उनके वो एक ग्रैंड विजन आपको चुनाव जीतने के लिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए एक ग्रैंड विजन आपको पेश करना होगा, जिसमें जिससे बड़ी तस्वीर दिखाई दे, जिसमें बाकी सारी चीजें दिखाई दे, जिसके दम पर आप नीतीश कुमार को भी काउंटर जी। कर सकें, बीजेपी को भी काउंटर कर सकें। ये देखना होगा आपको कि हुँ, किस भाई, अगर जो विकास का नैरेटिव होगा तो बीजेपी भी रखेगी ना। बीजेपी के पास तो बड़ा मॉडल है रखने का। नीतीश कुमार तो उससे ज्यादा बड़ी चीजें रख सकते हैं बिल्कुल। कि हमने क्या किया, देश पूरे देश को जो नेता कहे कि हम वापस भारत का पुराना गौरव लौटाने की कोशिश कर रहे हैं और हम ले भी आए भारत को और विकसित भारत बना देंगे, तो उसके बरक्स नैरेटिव क्या होगा। यहाँ तो बीजेपी को जवाब जी। देना है, उसके विकास के मॉडल को जवाब देना होगा। नीतीश हुँ, कुमार का भी एक सुशासन का मॉडल है निश्चित रूप से, पढ़ाई पर उन्होंने भी फोकस किया था, शिक्षा की हालत बहुत खराब रही, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन चाहे हुँ, पोशाक देने की योजना जी। हो या साइकिल देने की योजना हो, उन्होंने भी ऐसी योजनाएं चलाई थी। तो उससे अलग ग्रैंड विजन क्या हुँ, होगा। जब जंगल राज लेकर के आए थे नीतीश कुमार और सुशासन की बात कही थी, तो ये बात लोगों को अपील कर गई। लोगों ने कहा कि ठीक है, हम तो इसको बदलेंगे। हुँ, अब जो स्थिति है, जब नरेंद्र मोदी आए तो लोग देख रहे थे कि पूरे देश में एक से एक करप्शन के केसेस खुले हुए थे, सच या झूठ, और आंदोलन चल रहे हैं, तो लोगों को अपील जी। कर गए नरेंद्र मोदी। हुँ, अब ऐसी कौन सी चीज तेजस्वी यादव देंगे जिससे लोगों को वो अपील करेंगे। ये एक सबसे बड़ी चीज होगी बिल्कुल। जो उनको खोजनी है, तलाश करनी है। करते रहे, अभी वो यात्रा हुँ, करें, लोगों से इंटरेक्ट करें, जी। उससे निकलेगा। देखिए, हम जब ग्रैंड विजन की बिहार हुँ, की बात कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव के मुकाबले इस मामले में पहल कर दी है प्रशांत किशोर ने। अभी जो उनका नारा है, जो हुँ, उसको ग्रैंड विजन एक अगर कोई बिहार को बदलने का है, तो प्रशांत किशोर लेके ऑलरेडी घूम रहे हैं। अपनी जन स्वराज यात्रा में वो जो जी, बातें बिल्कुल। कह रहे हैं, लोगों को जिस तरह से ललकार रहे हैं, लोगों को जिस तरह से वो कुरेद रहे हैं, एकदम से उनके अंदर की आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जाति के नाम पर वोट करते रहे, धर्म के नाम पर वोट करते रहे, फिर आप कैसे स्कूल की बात करिएगा। आप जात के नाम पर वोट कीजिएगा और स्कूल कैसे हुँ, खोज सकते हैं आप। तो ये तो एक ग्रैंड विजन हो सकता है। बिहार के पिछले 30 साल की राजनीति को आप देखिए, जो पूरी तरह से राजनीति कास्ट इक्वेशन पर फोकस्ड रही है, कास्ट और कम्युनिटी के इक्वेशन पर फोकस रही है, उसके बरक्स एक नया मॉडल, एक नया डिजाइन अगर आपको पेश कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर पेश कर चुके कि हम ये डिजाइन पेश करेंगे जिसमें जी। जातिवाद नहीं होगा, कोई जाति नहीं होगी, और विकास की बात होगी, और हुँ, हर तबके के विकास की बात होगी, लोगों के रोजगार की बात होगी। वो दावा कर रहे हैं कि हम कितने लोगों को रोजगार दे देंगे, हुँ, हम कितनी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट कर देंगे, हम एजुकेशन को कैसे बदल देंगे। तो ग्रैंड नैरेटिव जो होता है वो तो बना दिया प्रशांत किशोर ने। अब या तो तेजस्वी यादव जी, उसको बिल्कुल। ऑप्ट करे, उसी चीज को ले ले, या अपना हुँ, कोई नया ग्रैंड विजन खोज के ले आए, क्योंकि ग्रैंड विजन की तो जरूरत है। देखिए, हुँ। किसी भी चिराग पासवान का बिहार चली ना, फर्स्ट, बिहारी वो फर्स्ट तो वो ऐसे ही तो पंक्चर उन्होंने हो गया कितने दिन जैसे से ही वो एनडीए चला में रखे हैं, लेकिन अभी और है। उनको सब आदमी हुँ, देख रहा है कि उनके पास वो अवसर नहीं है। तो उनके पास वो अवसर नहीं है जो जी, तेजस्वी यादव के पास है, एक अवसर। तो कोई भी बड़ी क्रांति जब होती है या बड़ा बदलाव होता है, तो उसके पीछे एक वैज्ञानिक सिद्धांत होता है। एक बिना साइंटिफिक थ्योरी के कोई भी क्रांति सफल नहीं हो सकती है, कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता है। आपको एक डिजाइन बनाना होगा। हुँ, केजरीवाल सफल हुए, अन्ना हजारे सफल हुए, उसी आंदोलन के ऊपर चढ़ के सीढ़ी बना करके नरेंद्र मोदी सफल हुए, तो एक बहुत अच्छा डिजाइन था उसके पीछे, आइडियाज थे। पॉलिटिक्स भी आइडियाज का खेल है, जी, माइंड गेम है, आइडिया। हुँ, या हमको याद आ रहा है जब 80s में सुनील गावस्कर ने कहा था कि क्रिकेट माइंड गेम है, तो लोग बड़ी मुश्किल में पड़ गए थे कि ये क्या माइंड गेम कैसे है क्रिकेट। आज हर आदमी कहता है कि क्रिकेट माइंड गेम है। हुँ, तो समय से आगे देखने की चीज होती है। तो जी, पॉलिटिक्स भी है जो आइडियोलॉजी का खेल है, आइडियाज का खेल है, और एक तरह का माइंड गेम है। आइडियाज आपके पास नए आइडियाज होने चाहिए हैं। तो वो ये अच्छी चीज है, मेहनत कर रहे हैं तेजस्वी यादव, यात्रा भी करते रहे, लोगों से इंटरेक्ट करें, ताकि वहां से भी आपको आइडियाज मिल सकते हैं कि लोग सबसे ज्यादा पिछले 25-30 साल से, बिल्कुल। जो नई आबादी है, जो 18-20 साल के लोग हैं या हुँ, जो 50-60 साल का है, वो भी किस चीज से परेशान है, बिहार को लेकर के उसकी उम्मीदें क्या है, वो क्या सोचता है, वो क्या चाहता है, और उसके इर्द गिर्द आप अपना एक हुँ, मेटा नैरेटिव सेट करिए, अपना ग्रैंड डिजाइन बनाइए, और फिर उसमें माई भी जोड़िए, बाप भी जोड़िए, भाई भी जोड़िए, सब जोड़िए। लेकिन एक ग्रैंड डिजाइन आपके पास होना चाहिए है, और ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो यात्रा लेकर के वो निकले हैं, लोगों से इंटरेक्ट अगर करेंगे तो उनको ये आइडिया मिल सकता है। चलिए तो देखिए तेजस्वी यादव को ये आइडिया मिल सकता है, एक मेटा नैरेटिव डिजाइन उन्हें तैयार करना होगा यदि बिहार को बदलना है और अवसर तलाशने निकले निकले हैं तेजस्वी यादव। आगे क्या होगा इस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे क्योंकि तेजस्वी यादव की यात्रा 1 मार्च तक है। आज पहला दिन था,
तो आज के लिए इतना ही। चलते चलते हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।